नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट में स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, आज हम लोग पॉलिटी के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अनुसूची यानी शेड्यूल को लेके आए हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चा, चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे अनुसूची, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। तो जब हमारा जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस संविधान को बोला गया था मूल संविधान। तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी, लेकिन वर्तमान में भी अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। जब मूल संविधान तैयार हुआ था तो उस समय टोटल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और टोटल 8 अनुसूची थी। लेकिन अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 हो चुकी है। ठीक है बच्चा, तो अब वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। और अब सोचिए, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो उसके बाद अभी 12 हो गए, तो कौन कौन जोड़ा गया होगा? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को क्या कर दिया गया? वर्तमान के संविधान में जोड़ा गया। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि इसमें संविधान में संशोधन करके ही जोड़ा गया होगा। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में, जब हम लोग का देश संविधान लागू कर दिया गया था। संविधान लागू होने के ठीक अगले साल के बाद से संविधान में संशोधन करना क्या हो गया था? चालू हो गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 को हुआ था। अच्छा, उस समय देश के पीएम कौन रहेंगे? तो उस समय देश के जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में क्या किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को क्या किया गया था? शेड्यूल में जोड़ा गया था, यानी कि अनुसूची में जोड़ा गया था, यानी कि 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ दिया गया था। और 9वीं अनुसूची का विषय क्या? आपसे पूछेगा 9वीं अनुसूची में किस चीज की चर्चा की गई? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की चर्चा की गई है। क्या की गई है? भूमि सुधार की चर्चा की गई। और साथ साथ इसमें एक बात बोला गया है कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जो भी विषय होगा उस पर कोर्ट क्या करेगी? जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि इसको हम न्यायिक पुनरावलोकन भी बोल सकते हैं या न्यायिक समीक्षा भी बोल सकते हैं। और न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार किसको है? तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है और हाई कोर्ट को है। अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई भी कानून जो है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, इस चीज का निर्णय कौन करेगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट तय करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं या न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। तो जो इसमें बोला गया था 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी विषय आएगा उसके उस पर जो है कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो 11 जनवरी 2007 को आया, 11 जनवरी 2007 को रिपोर्ट ये दी कोर्ट ने कि 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973, यहाँ पे एक डेट छूटा हुआ है, अब इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं या लिख लेंगे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि 24 अप्रैल 1973, यानी केशवानंद भारती वाद जो था, केशवानंद भारती के बाद से केशवानंद भारती के बाद से 9वीं अनुसूची में जो भी विषय को शामिल किया जाएगा उसमें उसमें क्या कर सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा मेरा बात। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 10वीं अनुसूची की ओर। 10वीं अनुसूची में क्या बोला गया है? 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 52वां संशोधन 1985, सॉरी बच्चा यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 1985, 1985, यानी कि 52वां संशोधन क्या था? वो 1985 के तहत हुआ। ठीक है, 52वां संशोधन 1985 में हुआ था। और इसमें क्या नियम कर दिया गया था कि दल बदल अधिनियम क्या किया गया था? यानी कि उस समय क्या हुआ था कि विधायकों और सांसदों को जो है कि दल बदल काफी हुआ था। इसी दल बदल के कारण जो क्या किया गया था? एक अनुसूची जारी किया गया था, जिसको क्या बोलते हैं? 10वीं अनुसूची जारी किया गया था। और 10वीं अनुसूची जो कब किस संशोधन के द्वारा जारी हुआ था? तो 52वां संशोधन 1985 के द्वारा जारी किया गया था। और इसमें क्या बताया गया था कि दल बदल अधिनियम के बारे में बताया गया है। ठीक बच्चा, अब समझते हैं आगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो हुआ था वो 73वां संशोधन 1992 के तहत हुआ था। 11वीं अनुसूची जो हुआ था वो 73वां संशोधन 1992 के तहत हुआ था। इसमें पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, यानी कि पंचायती राज को 29 विषय पर काम करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि 11वीं अनुसूची में क्या बोला गया है? तो पंचायती राज को 29 विषय पर काम करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसमें अक्सर पूछता है कि 11वीं अनुसूची में पंचायत राज को कितने विषय पर काम करने का अधिकार प्राप्त है? 29 विषय पर काम करने का अधिकार प्राप्त है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 1992 के समय में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। थोड़ा सा बैक आते हैं, जो 10वीं अनुसूची था, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत हुआ था और इसमें दल बदल अधिनियम लाया गया था। तो उस समय जो कि देश के प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? उस समय देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। समझ में आया बच्चा? फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे देखिए यहाँ पे 12वीं अनुसूची को, क्योंकि हम आपको बता रहे 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को पहले देख लेते हैं, फिर प्रथम से लेकर हम लोग आपको देखने का प्रयास करेंगे। तो 12वीं अनुसूची को क्या हुआ था? तो ये 74वां संशोधन 1994 के तहत हुआ था। आप देखिए, जो पहला प्रथम संविधान संशोधन प्रथम हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? 52वां संविधान संशोधन, फिर क्या हुआ? 73वां, फिर 74वां। तो 74वां संविधान संशोधन 1994, 74वां संविधान संशोधन 1994 के तहत क्या किया गया था? इसमें जोड़ा गया था कि नगर पालिका और नगर निगम को 18 विषय पर काम करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। बात समझे कि नहीं? क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए नगर पालिका और नगर निगम को कितने विषय का अधिकार दिया गया था? अनुसूची में तो 18 विषय का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची में क्या बोला है? 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1994 के तहत नगर पालिका और नगर निगम को 18 विषय पर काम करने का अधिकार प्राप्त है। और इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देश के पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे। देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। अब हम लोग करते क्या है कि जो 8 अनुसूची है, इस 8 अनुसूची
तो हम लोग प्रथम से लेकर 8 अनुसूची तक देखने का प्रयास करते हैं। समझा बच्चों? आइए हम लोग देखते हैं फिर से। अब यहाँ पे बोला गया सबसे पहले प्रथम अनुसूची। देखिए प्रथम अनुसूची में जो है ना, जो भी हमारे देश में राज्य हैं, जो 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का नाम और क्षेत्रफल की जानकारी हमें किससे पता चलती है? प्रथम अनुसूची से पता चलती है। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ खास तो है नहीं। देख लीजिए प्रथम अनुसूची में क्या बोला गया है। प्रथम अनुसूची का मतलब सीधा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो नाम होगा और उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका बारे में हमको जानकारी पता चलती है। ठीक है, अब चलते हैं। यानी कि अगर एक चीज सोच के देखिए, अगर हमारा भारत जो है वो अखंड भारत अगर होता, यानी कि जैसे मान लीजिए हम पाकिस्तान को अपने में अगर शामिल करने का प्रयास अभी करते हैं और पाकिस्तान को अगर हम अपने में मिलाएंगे, तो बताइए संविधान के किस अनुसूची में हमको एक बार क्या करना होगा? छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो हमको प्रथम अनुसूची को भी छेड़छाड़ करना पड़ेगा, साथ साथ में चौथी अनुसूची को भी छेड़छाड़ करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए चौथी अनुसूची में क्या बोला गया? राज्यसभा की सीटों की बंटवारा किया गया है। जैसे बिहार में राज्यसभा की सीट की संख्या कितनी है? 16 है। यूपी में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। यानी कि हर राज्य में राज्यसभा की कितनी सीट होती है वो किस अनुसूची में बताएगी? चौथी अनुसूची में बताइए। अब मान के चलिए जैसे हम पाकिस्तान को भारत में शामिल कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, जब हम पाकिस्तान को भारत में शामिल करेंगे तो सबसे पहले पाकिस्तान का एक नया नाम रखा जाएगा। ठीक है, या पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान ही रखा जाएगा। जब उसको शामिल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? प्रथम अनुसूची में पहले उसको जोड़ेंगे, उसका क्षेत्रफल कितना है उसको भी जोड़ेंगे और उसका एक नाम भी रखा जाएगा। साथ साथ में क्या करेंगे? उसको भी तो क्या करेंगे? संसद का अधीन लाना होगा, तो उसमें भी राज्यसभा की सीट को भी देना होगा। तो जब भी किसी भी राज्य को जोड़ा जाएगा या अपने से अलग किया जाएगा तो क्या होगा? प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची को क्या होगा? थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया बात को? अब आते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी हैं, भारतीय राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सभी का वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में किसमें बताया गया है? दूसरी अनुसूची में बताया गया है। समझ में आ रहा है मेरे बात? प्रथम अनुसूची में जो भी राज्य है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उनके क्षेत्रफल के बारे में हमें बताया गया है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्या? दूसरी अनुसूची में क्या बोला गया? भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री परिषद हो गए, ये सभी का वेतन कितना होना चाहिए और उनको कितना पेंशन मिलना चाहिए, किस अनुसूची में बताया जाता है? ये दूसरी अनुसूची में बताया जाता है। ठीक है बच्चा, अब आते हैं हम लोग तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में बताया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, इन सभी को जो है ना शपथ, इन सभी का जो है शपथ ग्रहण करवाने के बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। तो जैसे शपथ में बोला गया राष्ट्रपति के बारे में। अच्छा बात, अगर आप पूछे कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो शपथ है कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जब भी शपथ को भी दिलवाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे बताइए उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलवाएगा। और देश का जो प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री के साथ जो उनके मंत्री परिषद होगा, यानी उसका जो कैबिनेट होगा, यानी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा? तो देश के राष्ट्रपति ही करेंगे। और उसके बाद आपसे पूछा गया राज्यपाल। राज्यपाल को जो है कि शपथ कौन ग्रहण करवाएगा? राज्यपाल को जो ग्रहण करवाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे? उसको, राज्यपाल को क्या करेंगे? शपथ ग्रहण करवाएंगे। और जो राज्य के मंत्री होंगे, जो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे एवं उनका जो मंत्री परिषद होगा, उनको जो शपथ ग्रहण करवाने का काम कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। बात समझ में आया बात को? अच्छा चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम अनुसूची में आप लोग देखें कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं क्षेत्रफल की जानकारी हम लोग देखें कि प्रथम अनुसूची में क्या बोला गया कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम और क्षेत्रफल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया? भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी होते हैं उन सभी का वेतन, भत्ता और पेंशन की जानकारी दूसरी अनुसूची से मिलती है। तीसरी अनुसूची में बताया गया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी होंगे उन सभी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का जानकारी किसे मिलती है? वो तीसरी अनुसूची जानकारी मिलती है। और चौथी अनुसूची के बारे में हम लोग आपको अभी जस्ट बताया था कि चौथी अनुसूची में क्या बताया गया? तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। जैसे बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। यूपी में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। तो दिमाग में रखना है। और प्रथम राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया। फिर आते पांचवी अनुसूची के बारे में देते हैं। पांचवी अनुसूची जो है कि अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है। जब अनुसूचित जनजाति, जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होंगे उनके लिए शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है उसकी जानकारी हमें पता चलती है किससे? पांचवी अनुसूची से। देखिए अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के शासन और प्रशासन की जानकारी हमें इससे पता चलती है। और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में शासन प्रशासन का जो जिम्मेदारी होती है वो राष्ट्रपति को होता है। इसलिए राष्ट्रपति क्या करती है? जनजातीय सहकारी समिति का गठन करती है। इसलिए राष्ट्रपति क्या करती है? जनजातीय सहकारी समिति का गठन करती है। शायद आपको मेरी बात समझ में आया होगा बच्चा। अब लोग चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड छठी अनुसूची के बारे में। छठी अनुसूची में क्या बोला गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, जो भी अनुसूचित क्षेत्र होंगे उसके प्रशासन की जानकारी में किसे मिलती है? छठी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में भी क्या था? वो SC/ST से संबंधित है, यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में शासन प्रशासन की जानकारी पांचवी अनुसूची देता है। ठीक है, और पांचवी अनुसूची की एक खास बात ये भी है, समझे बच्चों, पांचवी अनुसूची की एक खास बात ये भी है कि उस समय SC/ST जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र होते हैं उसमें क्या करते हैं? हमें शासन प्रशासन की जानकारी मिलती है।
और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में शासन प्रशासन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति अगर चाहेगी तो वहाँ पे जनजातीय सलाहकार समिति का गठन भी करती है। छठी अनुसूची में जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, इसमें जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे उसमें शासन प्रशासन की जिम्मेदारी की छठी अनुसूची के द्वारा हमें प्राप्त होती है। अब आते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची में 3 विषय को शामिल किया गया है। उसमें 3 सूची को बताया गया, जिसमें राज्य सूची है, संघ सूची है और संवर्ती सूची है। ठीक बच्चों, देखिए राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची के बारे में बताया गया। राज्य सूची क्या होता है? इसका मतलब, राज्य सूची का मतलब होता है कि जिस पे राज्य कानून बनाएगी, यानी कि किसी भी विषय में अगर राज्य कानून बनाती है तो राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाएगा। संघ सूची का मतलब होता है कि किसी भी मुद्दे पर अगर संघ यानी केंद्र क्या करेगी, कानून बनाएगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? संघ सूची बने, संघ सूची बोलेंगे। और संवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? जिसपे संघ और राज्य दोनों मिलकर क्या करती है? कानून बनाती है। लेकिन अगर किसी कारण जो राज्य के कानून और संघ कानून दोनों के कानून में अगर वाद विवाद हो जाता है तो जो केंद्र के द्वारा बनाया कानून है वो क्या हो जाता है? वैलिड हो जाता है। समझाएगा बच्चों? और समझते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में क्लियर बोला गया है कि इसमें कानून कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार बनाएगी। राज्य सूची में टोटल विषय कितना था? 66 है। मूल संविधान कितने विषय थे? 66 विषय थे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या कर दिया गया था? इसमें से 5 विषय को हटा करके क्या कर दिया गया था? उसे संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तो बताइए, अगर इस विषय में से 5 विषय हटा दिया जाएगा तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 61 विषय हो जाएगा। यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत जो है वर्तमान में कितने विषय है? तो 61 विषय है। इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो देखिए, जैसे कृषि हो गया, पुलिस हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वायत्त शासन हो गया, ये सभी विषय किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम डायरेक्ट पूछता है कभी कभी, बताइए कृषि जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दे देगा, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। तब क्या बोलेंगे? कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब आते हैं संघ सूची। संघ सूची में क्या होता है? इसके विषय कितने हैं? 97। इसके विषय कितने हैं? 97। वर्तमान में इसके विषय कितने हैं? 100 विषय हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सा जो है कि आ जाएगा, विषय आएगा? तो रक्षा आता है, विदेश सेवा आता है, जनगणना आता है और यूएनओ आता है। इससे पहले भी हम विषय के बारे में आप लोग देखे थे। ठीक है, जिसमें आपको बोला गया था कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो कितना विषय पर काम करने का अधिकार प्राप्त है? तो 29 विषयों पर काम करने का अधिकार प्राप्त है। नगर पालिका और नगर निगम को जो कितना विषय काम करने का अधिकार दिया गया? 18 विषय का दिया गया है। राज्य सूची को कितना विषय पर काम करने का अधिकार प्राप्त है? तो पहले क्या था? उसको 66 विषय पर अधिकार प्राप्त करेंगे। वर्तमान में क्या है? 5 सूची को हटाकर क्या कर दिया गया? संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में उसके पास कितना सूची बचा? 61। संघ सूची में पहले क्या था? 97 विषय पर काम करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं? 100 हो गए। इसके अंतर्गत रक्षा हो गया, विदेश सेवा हो गया, जनगणना। जनगणना बहुत बार एग्जाम पूछा है, जनगणना किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, फिर यूएनओ हो गया, बंदरगाह हो गया, ये सभी क्या आता है? किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं संवर्ती सूची। संवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएगी, लेकिन अगर दोनों का कानून पास होती है तो उसमें केंद्र के कानून को मान लिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें कितने विषय? 47 विषय था मूल संविधान में, लेकिन क्या हुआ था? जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तो उसमें 5 विषय को उठाकर क्या कर दिया? संवर्ती सूची में शामिल कर दिया। तो पहले 47 इसमें 5 जुड़ जाएगा, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा बच्चा? 52 अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन हो जाएगा? इसके अंदर कौन हो जाएगा? देखिए, विवाह हो गया, तलाक हो गया, दंड प्रक्रिया हो गया, वन हो गया, वन्य जीव संरक्षण हो गया, माप तौल हो गया। ये सारा जो विषय आता है ना, किसके अंतर्गत रखा गया है? तो ये सारा विषय जो संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि वन्य जीव संरक्षण जो है किस विषय का, किस सूची का विषय? तो आप क्या बोलेगा? संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या बोला गया? तो राज्य की भाषा के बारे में बताया गया, यानी कि किस राज्य को किस राज्य को कौन सी राज्य की भाषा दर्जा प्राप्त है, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए, जब हमारा संविधान बन गया था, मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था, लेकिन वर्तमान संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। ठीक है, देखिए अभी वर्तमान में कितना है? 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत क्या किया था? सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सिंधी भाषा को क्या किया था? राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सिंधी जो है पंजाब और गुजरात राज्य में बोली जाती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 71वां संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत क्या किया गया था? 3 भाषा को जोड़ा गया था। कितने भाषा को जोड़ा गया था? 3 भाषा को जोड़ा गया था। इसका ट्रिक क्या है? नमक। न से क्या हो जाएगा? नेपाली, म से मणिपुरी, क से क्या हो जाएगा? कोंकणी। नेपाली कहाँ बोला जाता है भारत में जी? तो ये सिक्किम में बोला जाता है, क्योंकि सिक्किम जो है नेपाल का बॉर्डर का एरिया वाला क्षेत्र, तो नेपाली यहाँ बोला जाता है। म से क्या होगी? मणिपुरी, मणिपुर में बोला जाएगा। और क से हो गया कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोला जाता है? तो गोवा राज्य में बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, आप देखो 3 और 2 5 और 14 के बाद 8 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 5 भाषा हो गया। अब देखेंगे क्या हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक भाषा हो गया सिंधी, और यहाँ हो गया 3, 3 1 4 हो गया, 4 भाषा और देखना है। तो देखिए 92 संशोधन 2003, 92 संशोधन 2003 में 4 भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है। बोडो, डोगरी और मैथिली, संताली है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। बोडो जो है वो किस राज्य में बोली जाती है? तो असम में बोली जाती है। डोगरी, डोगरी कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आपको पता है ना कि डोगरा वंश का राजा हरि सिंह जो थे जम्मू कश्मीर के थे, तो डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। मैथिली बिहार में बोली जाती है और संथाली झारखंड राज्य में बोली जाती है। तो बच्चा, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे अनुसूची को हम लोग पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अब इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखें, 4-5 बार इस वीडियो को आप देखते हैं ढंग से, 1 से 2 बार आप देखते हैं तो शॉर्ट रिवीजन में आपका अनुसूची अच्छा रूप से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद।